वेलकम टू सिंप्लीफाइड बीपीएससी। इस सीरीज़ में हम लोग पूरी पॉलिटी को ईजिली कवर करेंगे थ्रू 30 इयर्स ऑफ पीवाईक्यू। बीपीएससी के वेरियस एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। मैं आपको एक एक क्वेश्चंस बाय टॉपिक के थ्रू कंप्लीट करवाऊंगी। सो आप बने रहें एंड लेट्स स्टार्ट। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सो क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन आया था 66 बीपीएससी में, ठीक है। उसका एक री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आया था। तो आप ये बताएं कि द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस दिन हुआ था, हेल्ड कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1946। इसका करेक्ट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन पहली बार उनका डिस्कशन हुआ था। एंड हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए 2 years 11 months and 18 days, 1 year 10 months and 12 days, 2 years 10 months and 5 days, more than one of the above, none of the above। ये उस समय की बात है जब ई भी आया करता था और ये आपका 68 बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। ओके, तो अब आप ये बताएं, मैं आपको 2 सेकेंड्स देती हूँ सोचने के लिए। ओके, सो इसका आंसर है ऑप्शन ए 2 years 11 months एंड 18 डेज़, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसमें 299 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है ओवर 3 इयर्स। और इसका पहला सेशन आप देख चुके हैं 9 दिसंबर को हुआ था, लेकिन आपका स्टार्टिंग हुआ था 11 दिसंबर 1946 से, जब से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, जनवरी 26 को एज डेट ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए, द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930। ऑन दैट डे द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1942। सी, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी एन ऑस्पिशियस डे। एंड डी, नन ऑफ द अबव। आपको 2 सेकेंड इसका सोचना है आंसर। मैं बस ये बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका कब आया था? तो 53 थर्ड से 55 बीपीएससी में, ठीक है। चलिए हम लोग इसका आंसर करते हैं। ऑप्शन ए, द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930। तो आपको याद होगा कि ये पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन हुआ था। डिक्लेरेशन, ठीक है। इसको किसने किया था? तो भाई जवाहरलाल नेहरू इन 1929 के कांग्रेस सेशन में, ठीक है। तो आपका 26 जनवरी 1930 को पहला बार स्वराज डे मनाया गया था। एंड दैट्स वाई हम लोग ने इसको इनॉग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सिलेक्ट किया। चलो नेक्स्ट। लेकिन पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो। हम लोग ये पॉलिटी के सीरीज़ की तरह हर सब्जेक्ट की सीरीज़ लाने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आपको स्पेशली कुछ पहले चाहिए तो आप कमेंट करके बता दें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाय, किसके द्वारा किया गया था? गवर्नर जनरल, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये माइट बी इजी, लेकिन ये आपका पीवाईक्यू है। कब पूछा गया था? तो ये सीडीपीओ के पीवाईक्यू में पूछा गया था 2018 के, ठीक है। इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। चलें आगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, डेट अब बतानी है। अब इसी का आपका यहाँ पे डेट पूछा है, तो इससे आप ये समझ पा रहे होंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू। ओके, तो कोई ये आपका आया था 43rd बीपीएससी में, ठीक है, और ये 1990 का। सो आप ये समझ सकते हैं कि कितना पहले के भी क्वेश्चंस करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कब होगा अडॉप्ट किया जाएगा? यस, 26 नवंबर 1949 को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड बाय, सेम रिपीट हो रहा है, ठीक है। और ये जो आपका पूछा गया था किस एग्ज़ाम में? ये आपका पूछा गया था 39th बीपीएससी में। चलिए
कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया हम लोग अभी जस्ट देख चुके हैं, प्लीज़ आप लोग सोच के बताएं। यस, इसी दिन अडॉप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसीलिए हम लोग इस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सेक्शन 2 में हम लोग आते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम लोग डील करेंगे थ्रू PYQ। तो अब क्वेश्चंस नंबर ये हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं उसका। तो CDPO के 2005 के पेपर में ये पूछा गया था कि आप अगस्त 29, 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म्ड। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है ये आप कमेंट करके बताएं। बिफोर वी मूव ऑन, आगे के क्वेश्चंस में पता चल जाएगा बट आपको अभी सोचना है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द कमेटी। ओके, सोचें, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है इसलिए मैं बता देती हूँ कि इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। दो वी लाइक जवाहरलाल नेहरू वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बने, उसके साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी कमिटीज़ को हेड किया था, मेंबर भी रहे थे, ज़्यादातर वो हेड ही करते थे। और आपका इस लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर वो नहीं रहे थे। ठीक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बिजनेस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बताएं। ये आपका BPSC के CDPO का ही है, CDPO 2009। ठीक है, और ये आप इसका आंसर है KM मुंशी। ठीक है, तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बिजनेस कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। ओके, चलें, तो ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये कांग्रेस पार्टी टिकट के थ्रू इनको ये किया गया था, चुना गया था। चलें आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3 इज सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ये बताएं, द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कि हमारे लाइक आर्टिकल 14 में यूज़ करते हैं, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, इसको किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया था? फ्रांस, ब्रिटेन, USA, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंट 68th BPSC में पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। ओके, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलिए, वेयर डिड द इंस्पिरेशन फॉर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कम फ्रॉम? आपको ये वाला क्वेश्चन CDPO का है और ये आपका 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सोचें। यस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये आपका पूरा थीम था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, और ये कब हुआ था? तो 1789 में आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसमें ऑटोक्रेटिक और एनार्किक मोनार्की जो था आपका, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था लोगों के लिए, थर्ड स्टेट के लिए, उसको हटाने के लिए किया गया था कि नहीं, सबको इक्वालिटी देना चाहिए, सबको लिबर्टी होनी चाहिए और सब लोग आपस में फ्रेटर्निटी के साथ रहें, ब्रदरहुड के साथ रहें। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बॉर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड, नन ऑफ द अबव। आप सोचें, तब तक मैं ये बताती हूँ कि ये कहाँ से आया था आपका। ये आपका 69th BPSC का PYQ है। ठीक है, यस, आयरलैंड। सो जो आपका पार्ट 4 में DPSP है, आपको ये भी याद रखना होगा कि किस पार्ट में है, तो ये पार्ट 4 में है। ओके, और ये आपका किस आर्टिकल्स के है? आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 में DPSP कवर होता है। ये स्टार्टिंग में तो ओरिजिनली ये आपका स्पेनिश से लिया गया था, लेकिन उसका भी और मतलब हम लोग आपका आयरिश लोगों से हमने, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट किया है, डाला है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम विच कंट्री हैज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकिन द रेफरेंस फॉर द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स का आइडिया कहाँ से लिया है? आयरलैंड, USA, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा। ओके, आप ये सोचें, ये भी 69th BPSC का क्वेश्चन है और ये इसका सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, चलें, तो अब हम लोग जस्ट अभी देख चुके हैं DPSP कहाँ का होगा, सोचें, आयरलैंड। ओके, फंडामेंटल राइट्स USA, आपका कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखना है क्योंकि अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा है, और यूनियन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर ये हमारा कनाडा से है, तो ये वाला आपको याद रखना होगा। चले, पार्ट 4 मतलब
अभी जस्ट हमने देखा कि पार्ट 4 डीपीएसपी से डील करता है और इसमें कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, कहाँ से किस किस आर्टिकल से होते हैं, 36 to 51। ठीक है, तो अब यही बोल रहा है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द डीपीएसपी, दिस इज इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री, रिपीटेड है। और ये क्वेश्चन कहाँ कब आया था, तो ये सीडीपीओ में भी आया था। तो अगर आप बीपीएससी के सारे एग्जाम्स को के क्वेश्चंस को बनाते हैं ना, तो उससे आपका रिपीटेड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन आया है 69th में और यहाँ पे आपका सीडीपीओ में ऑलरेडी आ चुका था। तो डीपीएसपी कहाँ से आया है, आयरलैंड से। अब ये बताएं, फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर भी जस्ट हमने पढ़ा, कहाँ से आएगा, कनाडा से आएगा। और ये क्वेश्चन कहाँ से है आपका जी, ये भी सीडीपीओ 2005 का है। तो देखिए आप कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल, कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल पहली बार कहाँ ऑरिजिनेट हुआ था आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल आपका पहली बार ऑरिजिनेट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, ये आपका सीडीपीओ 2018 का क्वेश्चन है। ओके, चलिए, तो इसके साथ साथ हमारा ये भी कंप्लीट हुआ पार्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल्स के थ्रू। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी आर्टिकल्स। अभी ये ओरिजिनली का बात कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ठीक है, यस, ये ही आंसर होगा, लेकिन बाकी सारा आंसर्स आप बस पढ़ सकते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक फैक्ट है जो कि आपको याद रखने हैं। और ये आपका बीपीएससी का पीवाईक्यू है, सीएससी का पीवाईक्यू है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेस ऑफ, अभी हमारे एट प्रेजेंट हमारा कितना है, अराउंड 450 आर्टिकल्स है, तो हमारा मोर देन 400 आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करंटली इंक्लूड्स, आप एग्जैक्ट ऐसे कोई अब देता नहीं है, क्योंकि अभी राइट नाउ इट्स अराउंड 448, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो ये हम लोग अवॉइड करेंगे। अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड बाय विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 14, 15, 17 एंड 22, आप ये बताएं। और ये क्वेश्चन है आपका 2023 के 69th बीपीएससी का। ठीक है, तो ये सिंपल आपको ये बताना है कि आर्टिकल 17 जो है इट एबोलिशेस अनटचेबिलिटी, किसी भी फॉर्म में आप अनटचेबिलिटी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। छुआछूत एक ऑफेंस है जो कि पनिशेबल है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, आपका कानून इसकी इजाज़त नहीं देती है। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ओवर द लॉज मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 245 और आर्टिकल 326। ये भी आपका बीपीएससी के पीवाईक्यू है। ठीक है, ये आपका 45th बीपीएससी का है और इसका आंसर है आर्टिकल 13, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये किस पार्ट में आता है, तो ये पार्ट 3 में आता है। और आपका चलिए आर्टिकल 300, ये आपका 67th बीपीएससी में भी आया है। ठीक है, आर्टिकल 300 किससे डील करता है, सूट्स एंड प्रोसीडिंग से डील करता है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको इतने आर्टिकल्स कभी कभी आप ये हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब हम लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स का आर्टिकल है 300। आपका आर्टिकल 302 जो है वो आपका रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स पे डील करता है। आर्टिकल 76 जो है आपका, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो आर्टिकल 76 इनफैक्ट सिर्फ वीपीएससी में नहीं, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस में भी आर्टिकल 76 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड 302 हम लोग को जानते हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स पे आप रिस्ट्रिक्शंस 302 के अंदर लगाते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अंडर विच आर्टिकल कैन द स्पीकर अलाउ ए मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हिज और हर मदर टंग। देखिए, आपकी अपनी जो मातृभाषा है उसमें आप बोलने में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए स्पीकर जो होते हैं, हमारे अध्यक्ष जो होते हैं, जो हाउस के होते हैं, वो आप एक अलाउ कर सकते हैं लोगों को, मेंबर्स को बोलने में। और ये किस आर्टिकल के अंदर किया जाता है, तो ये किया जाता है आर्टिकल 121 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 120 क्लॉज 1। ओके, तो इसके अंदर क्या हुआ था ना कि आपका जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में अडॉप्ट हुआ, तो उसमें बोला गया कि
कोई भी बिजनेस जो भी पार्लियामेंट में कैरी आउट होता है उसमें कोई भी मेंबर जो होते हैं वो चाहें तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें अपने मदर टंग में बात करनी है, और उसके हिसाब से स्पीकर अलाउ कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ईजी भी है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ये 60 to 62 BPSC का ये PYQ है। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में कितने एंट्रीज हैं और इसके हिसाब से आपको ऑप्शंस मैच करने हैं। तो अब आप ये बताएं, यूनियन लिस्ट में उस समय कितने लिस्ट थे? 97। यस, क्योंकि देखिए ये आपका 90, तो उस समय तो ये वाला है। करेंटली आपका 98 है। स्टेट लिस्ट में कितने हैं आपके? 66, एंड कंकरेंट लिस्ट में 47। सॉरी, ये आपका ये है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यूनियन में कितने होंगे? 97 यहाँ पे। स्टेट में कितने होंगे? 66, एंड कंकरेंट में कितने होंगे? 47। तो दिस इज़ द वन। ओके, बस आपको याद रखना है। अभी ये थोड़ा बढ़ गया है, 97 98 हो चुका है, 66 आपका कितना हो गया है? 59 हो गया, ये थोड़ा घट गया है, एंड 47 आपका 52 हो गया है। स्टिल आप ऐसे याद रख सकते हैं, सबसे बड़ा यूनियन होता है। यूनियन अपने सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएगा, फिर स्टेट बनाएगा, और फिर जो कुछ बचे रहेंगे उस पे दोनों बनाएंगे। तो मतलब उससे आप कम ज़्यादा का सोच सकते हैं, पहले देश, फिर राज्य, फिर कंकरेंट। ओके, चलिए, लैंड रिफॉर्म्स कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ, कहाँ आते हैं आपके? यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, या नन ऑफ द अबव? तो ये जो है लैंड रिफॉर्म जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, और ये आपका 43rd BPSC का PYQ है। चलो, इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फॉर्मेट्स ऑफ ओथ और अफर्मेशंस गिवन? सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल? तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका CDPO का है 2005 का, और इसमें आपको ये याद रखना है कि थर्ड शेड्यूल में आपका ओथ एंड अफर्मेशंस दिए रहते हैं, और ये ओथ और अफर्मेशंस कैंडिडेट्स के द्वारा ज़रूरी हैं फॉर इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, MPs के लिए, MLAs MLCs के लिए, जजेस के लिए, हाई, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हों चाहे वो हाई कोर्ट के हों, एंड CAG के लिए। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स लाइज इन द कंकरेंट लिस्ट? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, पुलिस और डिफेंस? अब आप ये सोचें कि कौन सा हो सकता है जिसपे दोनों लोग मिल के कानून बनाते हैं, तो वो है एजुकेशन। ठीक है, अभी क्या है कि 52 लिस्ट जो सब्जेक्ट्स अभी हम लोग देखें कि कंकरेंट लिस्ट में है, उसमें से एक एजुकेशन भी आता है, और ये जो एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट बना 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। ठीक है, जिससे क्या होता है कि अब स्टेट और सेंटर दोनों इस पे रूल्स लॉज बना सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट इन द 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? लाइब्रेरीज, फ्यूल्स एंड फॉर्डर, रूरल स्पोर्ट्स, टेक्निकल ट्रेनिंग, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव? तो अब इस ये जो है आपका ये 66th BPSC का में री एग्ज़ाम जो हुआ था उसका ये क्वेश्चन है, और इसका आंसर है आपका, आई एम सॉरी गाइज, ये वाला 67th का है, 67th का BPSC एग्ज़ाम्स का है, और इसका आंसर है आपका रूरल स्पोर्ट्स। तो बेसिकली क्या है कि ये जो 11th शेड्यूल का बात कर रहा है उसमें आपका पंचायत से रिलेटेड है, जो कि आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। ठीक है, अब क्या है कि जो लाइब्रेरीज, फ्यूल एंड फॉर्डर, ये सारा चीज़ इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन कहीं पे भी रूरल स्पोर्ट्स इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा रूरल। और आप ये याद रखिएगा कि ये जो है ये नॉट लिखा हुआ है। ओके, चले, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स इज लिस्टेड इन विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब ये सोचिए, तो ये यूनियन में होगा, स्टेट में होगा, कंकरेंट में होगा कि प्रियम्बल में होगा? तो ये कंकरेंट में होगा। क्यों? क्योंकि आपका ये इस चीज़ के लिए जो सेंटर है और स्टेट है दोनों ही लॉज बनाती हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स
प्रोविजंस फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ, ठीक है, सी इज़ फिफ्थ, डी इज़ फोर्थ। तो आप ये समझें कि किस में हम लोग सीट्स का बंटवारा करते हैं कि किस स्टेट को कितना राज्यसभा के सीट्स मिलेंगे। तो उसका आंसर होगा आपका जी, डी, ठीक है। और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये कब आया था? बीपीएससी के असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है जो कि 2019 में हुआ था, और उसमें ये क्वेश्चन आया था डायरेक्टली, ठीक है। चलिए, द फिफ्थ शेड्यूल डील्स विद द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ विच स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, शेड्यूल्ड कास्ट, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो अब आप ये बताएं कि फिफ्थ शेड्यूल किसके लिए काम करता है? तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, सही बात। और ये बहुत इजी सा क्वेश्चन 69th बीपीएससी 2023 में आया था, ठीक है। तो फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन में क्या काम करता है? तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करता है, कंट्रोल के लिए काम करता है। तो कौन कौन जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं वो कहाँ किस किस स्टेट्स के लिए? तो एक्चुअली शेड्यूल्ड ट्राइब्स जहाँ भी पाए जाते हैं उसमें आपका जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम की शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा स्टेट्स में ये काम करता है, ठीक है। द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिलेटेड टू आपका एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन, करेक्ट, ठीक है। और ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका CDPO का क्वेश्चन है, ओके। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट? अभी जस्ट हमने देखा था इसको, रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये चीज़ आपका 78th जो अभी लास्ट बीपीएससी हुआ है उसका है, ओके। ये आपका 10th शेड्यूल, ओके। चलिए, इसके साथ हमारा एक और सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? अब आप ये देखें, रिपब्लिक, पीपल्स डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, पीपल्स, सेकुलर, रिपब्लिक, सॉवरेन, सोशलिस्ट, पीपल्स, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। क्या होगा? यस, डी होगा। और ये क्वेश्चन आपका आया है 1985 के बीपीएससी में, ठीक है, 48th बीपीएससी में। इन विच फॉर्म is India declared in the preamble of Indian Constitution a sovereign democratic republic, a socialist democratic republic, a sovereign socialist secular democratic republic? तो आप ये समझें कि हमारा स्टार्टिंग में ये आपका और ये नहीं था, ठीक है। तो अगर 1976 के पहले ही क्वेश्चन हुआ होता तो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से सही हो जाता, लेकिन अब 1976 के बाद ये आपका सी आंसर होगा। और ये क्वेश्चन भी बीपीएससी 1997 में पूछा गया था, ठीक है। इंडिया हैज़ पीपल्स सॉवरेंटी बिकॉज द प्रेम्बल बिगिंस विद द वर्ड डेमोक्रेटिक इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग एक बार प्रेम्बल को याद कर लें, मेमोराइज अच्छे से कर लें, क्योंकि सीक्वेंस, टाइम, उसमें कौन से डेट मेंशन है, कौन वी द पीपल है कि क्या है, डायरेक्टली पूछता है, ओके। सो दैट्स द आंसर, डी इज़ द आंसर एंड इट हैज़ बीन आस्क्ड इन 39th बीपीएससी 1994 में, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, सेकुलर। अब आप देखिए, अभी जस्ट मैंने बोला कि सीक्वेंस पूछता है, और हमने अभी एक और क्वेश्चंस देखे हैं, और ये कब पूछा गया था? तो ये 2008 के बीपीएससी में पूछा गया था। तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, जी, तो सबसे पहले सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, और उसके बाद रिपब्लिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा CADP, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इनिशियली इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फ्रीडम एंड इक्वालिटी, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक, सोशलिज्म एंड इक्वालिटी, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। तो मैंने क्या बोला कि इनिशियली जब ऐसे बोले मतलब कि ओरिजिनली कौन सा था, कौन सा मतलब नहीं था, ओके, नॉट ओरिजिनली, ओके। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जो है आपका ये नहीं था। ये आपका कब ऐड हुआ है? 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो यही आंसर होगा। विच अमेंडमेंट एडेड द वर्ड
सेम क्वेश्चन। तो आप ये देख रहे होंगे, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये आपका CDPO का है, और ये आपका कब का है, तो ये आपका BPSC 2024 का है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस सीरीज़ को पूरे फॉलो करें। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं ये होंगे। आप ये देख सकते हैं कि CDPO 2005 में ये क्वेश्चन पूछा और वो डायरेक्टली यहाँ पे पूछ लिया, ठीक है, तो वो पूछते ही हैं, ठीक है। विच 2 वर्ड्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट। देखिए रिपीटेड हैं, मान रही हूँ, बट आप लोग इतनी बार PYQs कर लीजिए ना कि आपको पता हो कि ये क्वेश्चन कितनी बार आता है, ओके। तो विच वर्ड्स कौन से थे जी, सेकुलर एंड सोशलिस्ट, ओके, 1976 में आया था 42nd। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, DPSP प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो सोल किसके द्वारा कहा गया था और कब किसको कहा गया था, ठीक है जी। तो प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन को सोल कहा गया है क्योंकि इसमें आपका सब कुछ, हम लोग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉपर नेचर है, जैसे सॉवरेन है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, आपका सब कुछ मेंशन रहता है और वो आपका एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करता है। और इसके साथ ही हमारा आज का पार्ट 1 सीरीज़ ऑफ द पॉलिटी PYQs कंप्लीट हुआ। हम लोग आगे इसके पूरा कंप्लीट करेंगे पॉलिटी। प्लीज़ आप लोग देखते रहें और कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अच्छे से फीडबैक दीजिए। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वी विल मेक श्योर कि हम लोग आपको प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच।